जैसी हमने उम्मीद की थी, गणपति जी के आने से मंदी के बादलों में से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी हैं। बाजार खुश हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और ब्रांड्स की उम्मीदें बंध रही हैं। तो देखते हैं क्या कर रहा है कंज्यूमर और कैसे नए नए बाजार में कदम रख रहे हैं ब्रांड्स। शुरुआत करते हैं आज के ब्रांड बाजार की। मैं हूं इशलीन कौर। देखते हैं क्या है खास हमारे शो में आज। ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड का बढ़ रहा है बाजार। प्रमोशंस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन पर है ब्रांड्स का जोर। टाइटन की नई परफ्यूम ब्रांड स्किन को मिलेगा बाजार में पांव जमाने का अच्छा मौका। बातों बातों में आज प्रसून जोशी से खास मुलाकात। वैसे ऑर्गेनिक फूड और नेचुरल फूड कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में इसका चलन काफी बढ़ गया है। इतना कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं ऑर्गेनिक और नेचुरल खाना खाने से हम कई लाइफस्टाइल बीमारियों से बच सकते हैं और ये एक बड़ी वजह है शहरों में इस तरह के खाने के सामान की बढ़ती मांग की। तो कैसे ये ब्रांड अपना कारोबार चमका रहे हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक अनुमान के मुताबिक 2015 तक ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड का बाजार 7,000 करोड़ का हो जाएगा। इसी बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए ब्रांड्स जुट गए हैं। टाटा केमिकल का ब्रांड आई शक्ति नमक और दालों के बाद अब नेचुरल बेसन भी लेकर आया है। ब्रांड एम्बेसडर संजीव कपूर आई शक्ति के गुणों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में लगे हैं। ब्रांड का मानना है कि आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में सेहत नजरअंदाज हो रही है। ऐसे में सही चीज प्रमोट करने से कंज्यूमर और ब्रांड दोनों का फायदा है। टाटा आई शक्ति अनपॉलिश्ड दाल चमकती नहीं है, लेकिन इसके प्रोटीन्स आपकी सेहत को चमका देंगे। अब आएगा स्वाद। हमारा जो आई शक्ति दाल का मॉडल है उसको हम फार्म टू फॉर्क मॉडल बोलते हैं, जहाँ पे हम बैकग्राउंड में फार्मर्स किसानों के साथ काम करते हैं। करीब 1.5 लाख किसानों के साथ हम काम करते हैं। उन्हीं के साथ मिल के फसल उगाते हैं, सही तरीके की पैकेज और प्रैक्टिस देके उनको सिखा के फिर फसल उगाते हैं। उसी को आगे प्रोसेस करके हम बाज़ार में लेके आते हैं इस फॉर्म में। वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हेल्थ फॉर द कंज्यूमर। बाज़ार में जो दाल मिलती है वो पॉलिश होती है, उसके अंदर में मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, तो उसकी प्रोटीन मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से जो आम दाल होती है वो देर से पकती है और उसके अंदर में उतना स्वाद भी नहीं होता है। तो अनपॉलिश दाल जो है कि वो अनअडल्ट्रेटेड हेल्दी दाल है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे कंज्यूमर लेवल पे तो आपको बेटर प्रोटीन मिलेगा, बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो एक फ़िलॉसफी है। अगर हम वाटर की बात करें, जहाँ हमारा टाटा स्वच्छ प्यूरीफायर है, तो वहाँ भी हमने यही देखा है कि क्या हम एक सही दाम पर अच्छा पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मासेस तक पहुँचा सकें। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल खाने की चीजों पर खर्चा लोग मुंबई में करते हैं, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, फिर बैंगलोर, अहमदाबाद और 5वें नंबर पर हैदराबाद। इसके अलावा चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों में भी ऑर्गेनिक और नेचुरल खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ रही है। अभी तक देश में बनने वाली ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजें ज्यादातर एक्सपोर्ट की जाती थीं। पिछले एक साल में इसमें भी बदलाव देखा गया है। कई नेचुरल ब्रांड्स ने अपने खुद के स्टोर्स खोले हैं, तो कई बड़े रिटेल चेन्स ने ब्राउन राइस, अनपॉलिश्ड दाल, ऑर्गेनिक टी के ब्रांड अपने स्टोर्स में रखने शुरू कर दिए हैं। अगर हम कंज्यूमर को ये बाहर के शब्द लाने के बजाय अगर कंज्यूमर को हम बता दें कि ऑर्गेनिक फूड वही है जिसमें पेस्टिसाइड नहीं डले हुए हैं, जो ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुए हैं, तो ज़्यादा पॉलिश नहीं हुए हैं, उनका जो बाहर का कवर है दैट इज़ इंटैक्ट। अगर ये समझ कंज्यूमर को आ जाए तो इसका प्रोडक्ट हमारे उसका एडॉप्शन रेट काफ़ी हाई हो सकता है। तो एक नॉर्मल जो हमारा कैंपेन है उससे हट के भी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसको हम दाल ऑन कॉल बोल रहे हैं। और उसके अंदर में एक टोल फ्री नंबर है, उसमें आप डायरेक्ट फ़ोन करिए और कैश ऑन डिलीवरी आपको MRP के ऊपर में आई शक्ति दाल्स घर बैठे मिल जाएंगी। तो कंज्यूमर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया है और हमें खुशी है कि मुंबई जैसे शहर में 51% हमारे रिपीट कस्टमर्स मंथ और मंथ हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ काम कर रही ऑर्गेनिक इंडिया चाय के अलावा देसी घी और जड़ी बूटियों से बने कई ऐसे सप्लीमेंट्स भी बनाती है जिनकी डिमांड विदेश में तो है ही, अब देश में भी बढ़ रही है। ऑर्गेनिक चीजें बिना पेस्टिसाइड, केमिकल्स और दवाइयों के बनाई जाती हैं। ब्रांड का मानना है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और खासकर बड़े शहरों में वो अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहते हैं। देखते हैं बासमती राइस में बड़ा नाम LT फूड्स भी अब नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स निकाल रहा है। नेचुरल बेक्ड स्नैक्स से लेकर ब्राउन राइस की रेंज इनके पास है। ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स के दाम आम मिल रही पॉलिश्ड चीजों से ज्यादा होते हैं। इसकी वजह है कि ऑर्गेनिक चीजों की प्रति एकड़ उपज कम होती है, लेकिन ब्रांड्स का मानना है कि लोग ज्यादा दाम देने को तैयार हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ग्रेट चॉइस। दावत ब्राउन राइस, इंडियाज ओनली क्विक कुकिंग ब्राउन राइस।
जो भी आप हेल्थ की रेंज है थोड़ी तो उसकी कॉस्ट आपकी ज़्यादा होएगी, बट जो कंज्यूमर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत समझते हैं वो उनको प्राइस दे आर रेडी टू पे द प्राइस. सो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें कोई प्राइस को लेके कोई कंस्ट्रेंट आएगा. कोई मार्केट की ग्रोथ में प्राइस कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा. ब्रांडेड ऑर्गेनिक सामान थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन इसका असर डिमांड पर नहीं पड़ रहा है. 62% अच्छी आमदनी वाले घर आज नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें खरीद रहे हैं. यही वजह है कि ये इंडस्ट्री सालाना 15% की दर से बढ़ रही है. ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे कैसे तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन शॉपिंग बाजार में क्या बिकता है सबसे ज्यादा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. टाइटन वो ब्रांड है जो आपको लग्जरी और ट्रेंड एक साथ दे रहा है. घड़ियों, गहनों और चश्मों के बाद टाइटन अब परफ्यूम के कारोबार में भी उतर गया है. खुशबू के इस बाजार में अभी तक देश में तो विदेशी ब्रांड्स का ही कब्जा था. तो कैसे बनाएगा टाइटन अपनी जगह अपनी नई कलेक्शन स्किन के साथ, ये बता रहे हैं शिवानी घरत. टाइटन ने अपने परफ्यूम की रेंज स्किन लॉन्च कर दी है. इस रेंज में मर्दों और औरतों के लिए मिलाकर 6 खुशबुएं हैं. ये सब दुनिया के जाने माने परफ्यूम ब्रांड्स ने तैयार किए हैं और सीधे फ्रांस से बनकर आएंगे. कंपनी का मानना है कि भारत में परफ्यूम के कई बड़े और इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन अब उनके दाम बहुत ज्यादा हैं और डिस्ट्रीब्यूशन काफी कमजोर. यही टाइटन को अपने लिए एक बड़ा बाजार दिखता है. भारत में परफ्यूम का बाजार करीब 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है, इसीलिए कंपनी को यहाँ काफी गुंजाइश दिखाई दे रही है. फ्रेग्रेंसेस का जो मार्केट है वो काफ़ी पोटेंशियल है और डीओज में इंडियन ब्रांड्स आए हुए पहुंच गए हैं और अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन परफ्यूम्स में बहुत कम है ब्रांड्स. इस परफ्यूम रेंज के साथ टाइटन 23 से 27 साल के यूथ को टारगेट कर रहा है. टाइटन की स्किन रेंज की खासियत है इसकी कीमत. 50 ml पैक करीब 1000 रुपए और 100 ml करीब 1800 रुपए में मिलेगा. कंपनी के मुताबिक इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी अच्छा परफ्यूम मौजूद नहीं है और जाहिर है कि ब्रांड को इस मार्केट में सबसे पहला बड़ा इंडियन प्लेयर होने का फायदा तो मिलेगा ही. परफ्यूम्स है वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्वालिटी के परफ्यूम्स हैं और टाइटन ब्रांड फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से टाइटन ब्रांड को तो काफ़ी एडवांटेज है ही. लेकिन जो मदर ब्रांड है टाइटन, जो अब तक सिर्फ वॉचेस और आईवेयर में थी, उनको भी इस कैटेगरी के प्रवेश से मदर ब्रांड को भी काफ़ी एडवांटेज होगा. वो ज़्यादा डायनेमिक और मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ब्रांड बनेगा. तो टाइटन परफ्यूम इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री इन द इंडियन मार्केट. भारत में सालाना 2000 करोड़ रुपए का परफ्यूम बिकता है, लेकिन मोटे तौर पर यह बाजार 2 हिस्सों में बटा हुआ है. एक है परफ्यूम और दूसरा डिओड्रेंट. परफ्यूम के नाम पर अरमानी, बर्बरी, शनेल, सीके, डियोर, एस्काडा, फरारी, ह्यूगो बॉस, नीना रिची और पोलो जैसे नामी गिरामी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कम से कम 4000 रुपए से शुरू होते हैं. ऐसे में टाइटन की स्किन रेंज की खुशबू लोगों को मदहोश कर पाई तो ब्रांड की सफलता लाजमी है. एक और स्लो डाउन के बादलों को लगता है त्योहारों के ठंडे झोंके उड़ाकर ले जा रहे हैं और दूसरी ओर 2014 के चुनाव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया में भी खलबली मचा रहे हैं. आर्थिक मंदी के इस दौर में भी लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. इस ट्रेंड को देखते हुए अब छोटे और मंझौले कारोबारी भी ई कॉमर्स का सहारा लेकर अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं. मशहूर ई कॉमर्स कंपनी ईबे इंडिया के मुताबिक अगले 2 साल में भारत में ऑनलाइन शॉपिंग 2 गुनी हो सकती है. एक तरफ जहां बड़े ब्रांड्स के शोरूम खाली पड़े हैं, वहीं ऑनलाइन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है. शॉपिंग वेबसाइट ईबे इंडिया पर हर 30 सेकंड में मोबाइल एक्सेसरीज बिक रही हैं. हर मिनट कोई ना कोई परफ्यूम या किचन का सामान बिक रहा है. हर 2 मिनट में मोबाइल हैंडसेट और कपड़े बिक रहे हैं. यही नहीं, ईबे देश में हर 22 मिनट में एक लैपटॉप और हर आधे घंटे में एक एलईडी टीवी बेचने में कामयाब है. फिलहाल ईबे इंडिया के 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसकी पहुंच देश के 4000 से ज्यादा शहरों में है. बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये. इस पे बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं क्योंकि कोई वॉक इन कस्टमर नहीं है, कोई कस्टमर माल नहीं खुलवाता है, सिर्फ फोटो देखता है और माल पसंद कर लेता है. कांग्रेस के हाल ही के भारत निर्माण कैंपेन में बीजेपी के सन 2000 के कैंपेन की एक फोटो लगी है. देखिए इस फोटो को, ये एक ही मॉडल है. कांग्रेस के नए कैंपेन में बीजेपी के कैंपेन की फोटो का
कुछ ही फ्रेम्स के आगे का शॉट है ये। बीजेपी मौका ना छोड़ते हुए कांग्रेस की क्रिएटिविटी पर निशाना दाग रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कैंपेन की फोटो चोरी की है। खबर है कि ब्लैकबेरी अपने 40% स्टाफ को निकाल देगा। ये ले ऑफ सभी तरह के जॉब फंक्शंस वाले लोगों के होंगे। ब्लैकबेरी का कहना है कि वो अपनी कंपनी के रीऑर्गेनाइजेशन के दूसरे चरण में है और ऐसे में वो कोशिश कर रहा है कि जो लोग जरूरी हैं और काम बढ़िया कर रहे हैं उन्हीं को कंपनी के साथ रखा जाए। ये खबर तब आई है जब ब्लैकबेरी ने अपना नया फोन Z30 बाजार में उतारा है। एक जमाने में नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी आजकल खस्ता हाल है, इसीलिए ब्लैकबेरी को Z30 से काफी उम्मीदें हैं। ब्रांड बाजार में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी खास सीरीज बातों बातों में मुलाकात प्रसून जोशी से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार। बातों बातों में हमारी इस खास सीरीज में हम आपको मिलवा रहे हैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया के कुछ दिग्गजों से और जान रहे हैं उनकी राय इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर। 3 इडियट्स के गानों से फिल्मी दुनिया में छाए और भाग मिल्खा भाग से फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले प्रसून जोशी का घर है एडवर्टाइजिंग, और वो आज भी विज्ञापन की इस दुनिया को लेकर उतना ही पैशन रखते हैं। तो देखते हैं मकान वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और CCO प्रसून जोशी के साथ हमारी संवाददाता शिवानी घरत की ये खास बातचीत। एक रिनाउंड एडवर्टाइजिंग पर्सनालिटी से लेकर देश के टॉप लिरिसिस्ट तक प्रसून जोशी की शब्दों के साथ की गुफ्तगू बचपन से है। 20 साल से ज्यादा समय इस इंडस्ट्री में बिता चुके प्रसून से आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं की इंडस्ट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रसून, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, मुझे बताइए पहले की कंपैरिजन में किस तरह से ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं? जैसे कि आप देखिए बड़े एजेंसीज का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, छोटी शॉप्स आ रही हैं, छोटे छोटे क्रिएटिव शॉप्स आ रही हैं, मीडिया का जो पूरा रोल है वो फ़र्क हो रहा है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया और जो भी न्यू मीडिया है वो अपनी तरह से एक तरह से ग्रो कर रहा है। उसमें हिंदुस्तान के बारे में जो सोचा था वो सही जा रहा है। तो कुछ चीज़ें जो आपने सोची थी वैसे चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं, बट वो वेरिएबल्स होते हैं। आज की तारीख में इंडस्ट्री सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस कर रही है? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस तो इकोनॉमिक चैलेंजेस ही हैं, क्योंकि आप अगर एक CEO होने के नाते मैं बोलूँ तो वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन योर मार्जिन्स टुडे, कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है, उसमें क्लाइंट्स बहुत कॉशियस हो जाते हैं अपने स्पेंड में। तो बहुत बढ़ोतरी बजट्स में नहीं दिखाई देती है आपको, स्पेंड कट डाउन करने लगते हैं लोग। उस वक्त आपको तो सैलरीज देनी है, आपको तो रेंट देना है, आपको तो कंपनी चलानी है। तो उस वक्त कैसे आप मार्जिन्स मेंटेन करें, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करें, ये एक चैलेंज है इकोनॉमिक चेंजेस के सामने। ये इंडस्ट्री एक टीम वर्क पर बेस्ड है, तो इसे आप जूनियर्स को मोटिवेटेड रखने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाने चाहिए, या फिर आप क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाते हैं? देखिए, एक तो जूनियर्स को सबसे पहले एक तरह की ट्रांसपेरेंसी की फीलिंग होनी चाहिए। उनको अपनी कंपनी के अच्छा बुरा जो भी है उनके सामने एक सत्य खुल कर आना चाहिए। अगर वो टफ़ फेज़ से गुजर रहा है तो वो टफ़ फेज़ उनके सामने रखा जाना चाहिए, जो कि मैं अक्सर करता हूँ। देखिए, पहले क्या करते थे लोग, स्पेशली विद क्रिएटिव पीपल, क्लाइंट सर्विसिंग के लोग जो थे उनको सत्य से दूर रखते थे। उनको कभी ये नहीं समझाते थे कि मैं फ़लानी मीटिंग में आपको क्यों नहीं ले जा रहा हूँ। कई बार क्रिएटिव लोग अपना काम क्लाइंट सर्विसिंग को दे देते थे, कहते थे वो जा कर के प्रेजेंट करते थे, फिर आकर के क्लाइंट सर्विसिंग वाले क्रिएटिव को बताते थे कि भाई ऐसा है कि आप वो क्लाइंट को पसंद नहीं आया। तो वो कहा क्यों नहीं आया, मैंने तो ये सोल्यूशन इसलिए निकाला था, आप ढंग से बेच नहीं पाए उसको। तो एक तरह की दूरी थी। आज वो सब नहीं है। आज एक मीटिंग में एक प्लानिंग हेड भी बैठा होता है, एक क्रिएटिव हेड भी बैठा होता है, कॉपीराइटर भी बैठा होता है, क्लाइंट सर्विसिंग के लोग भी बैठे होते हैं। तो सब साथ में मिलकर वो उसको कंज्यूम करते हैं। इस इंडस्ट्री की तरफ टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री को क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक अनस्ट्रक्चर्ड हायरिंग की ज़रूरत है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि इस देश में टैलेंट की क्राइसिस है। क्यों है हमारे देश में टैलेंट की क्राइसिस, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदी में बात कर रहे हैं। हमारे देश में
बहुत सी भाषाएं हैं और हमारे देश में जो एजुकेशन का माध्यम है, बहुत से लोगों के लिए अंग्रेज़ी नहीं है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में मूलतः अंग्रेज़ी भाषी या द्विभाषी लोग, या तो दे वर बाइलिंगुअल और दे न्यू इंग्लिश, अदर टू काइंड्स ऑफ पीपल हु केम इन। ये एक तीसरी जो तरह के लोग हैं जो एक भाषा जानते हैं और वो भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, उनकी शिक्षा का माध्यम ऐसा रहा है, उनका कल्चरल एक्सपोजर बहुत फ़र्क है। हम अब भी आर्ट ऑफ क्रॉसिंग रिसेप्शंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आर्ट ऑफ क्रॉसिंग द रिसेप्शन, कैन दिस मैन पास द रिसेप्शन। कई लोग ऐसे हैं जो इंटिमिडेट हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के रिसेप्शन पे आते ही उनको डर लगता है कि ये कौन सी जगह है, मैं क्या यहाँ पर मैं बोल भी पाऊँगा, बात भी कर पाऊँगा, और वो वहीं से वापस चले जाते हैं। हम उन लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं एज टैलेंट। हमारे पास टैलेंट क्राइसिस इसलिए है, जो टैलेंट का स्रोत है वो कई मुख्तलिफ जगहों से आता है और उन सब सोर्सेस को हम एक ही लेंस से समेटने की कोशिश करते हैं। वो हमको अलग अलग तरह के, अलग अलग चश्मे पहनकर उनको देखना और अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को किस तरह से हम लोग ट्रेन करें, वो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने अब की पहली मूवी की स्क्रिप्ट लिखी। मुझे पता है बहुत सारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स आज एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, इसी इंडस्ट्री के लोग। तो कितना चैलेंजिंग रहा एक एड फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखना? देखिए, जब आप एक फीचर फिल्म लिखते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है, पेशेंस होनी चाहिए आपके पास। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए और भी लंबा हो जाता है, बिकॉज आई हैव अ डे जॉब। मैं अपने पर्सनल टाइम में से वक्त निकाल के भाग मिल्खा भाग लिख रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त भी लगा। 2.5 साल छोटा वक्त नहीं होता। एडवर्टाइजिंग इज अ हाइकू आर्ट फॉर्म। यह हाइकू है, क्षणिका है, जिसे हिंदी में कविताएं होती थी क्षणिकाएं, वो क्षणिका है। और वो, लेकिन वो भी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ठंडा मतलब कि कोका कोला कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, हाँ मैं क्रेजी हूं, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अभी तो मैं जवान हूं, सफोला कहने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ आप कह रहे हैं, कोई मैसेज है आपके पास। भाग मिल्खा भाग भी कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सो कोर में कहीं ना कहीं एक मैसेज है, एक बात है जिसको आप राइटर शेयर करना चाहता है आपसे। हियर व्हेन आई एम राइटिंग अ फिल्म, आई एम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। व्हेन राइटिंग एन एड, आई एम क्रिएटिंग एन एड एंड अ मैसेज फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच इज ऑलरेडी देयर। दैट इज अनदर डिफरेंस। आज से लेकर लेट्स से 2020 तक कैसे देखते हैं आप फ्यूचर इस इंडस्ट्री का? इस इंडस्ट्री का फ्यूचर मेरे हिसाब से और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। द मीडिया लैंडस्केप विल बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स। एक ही देश में, एक ही वक्त में बहुत अलग अलग तरह की 2 प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इसीलिए इस देश की गवर्नेंस मुश्किल होती है, इसीलिए इस देश में कोई चीज़ को एकदम से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग डिफरेंट स्टेट ऑफ एवोल्यूशन में हैं। उस व्यक्ति जिसके पास पानी तक नहीं है और बिजली नहीं है, जब उसके पास बिजली और पानी पहुंचेगा, उसके बाद वो आपसे उन और चीज़ों की दरकार करेगा जो चीज़ें अब आपके पास हैं उनके पास नहीं है। फिर उसके बीच में कुछ और लोग होंगे जो शायद कहीं इसके बीच में हैं। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंट्री। आप आज जा रहे होते हैं तो आपको लगता है किसी धर्म का त्यौहार है, और कल आप जा रहे होते हैं तो किसी और धर्म का त्यौहार है। कोई व्यक्ति किसी और तरह से मना रहा है, कोई व्यक्ति किसी और तरह से मना रहा है। जहाँ एक तरफ हम कंज्यूमरिज्म की अंधी दौड़ देख रहे हैं, दूसरी तरफ ये देश अब भी ये मानता है कि सेटिस्फेक्शन जो है वो कंजम्पशन से नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं, काफ़ी पॉप सॉन्ग्स होते हैं जहाँ पे मटेरियलिज्म का जिक्र आता है। जो आप सहजता से कहते हैं बेबी यू कैन ड्राइव माई कार, या आप बोलते हैं गेट रिच और ट्राई डाइंग और डाई ट्राइंग 50 सेंट्स। तो आप पैसे का जो जिक्र सुनते हैं अंग्रेज़ी गानों में खासकर, उसमें एक सहजता है। डॉलर इज़ वेरी एक्सेप्टेड इन द कल्चर।
लेकिन हमारे यहाँ जब भी पैसे का महिमा मंडन किया जाता है तो मजाक के तौर पे किया जाता है। तो पैसा पैसा करती है, पैसे, मतलब आप देखेंगे कि एक तरह से डिस्टॉर्ट करते हैं हम आवाज़ को। सबसे बड़ा रुपया ऐसे बोलने लगते हैं। एक कहीं रिस्पेक्ट नहीं है। हमको लगता है पैसे का इतना महिमा मंडन, पैसे को मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये हमारे देश की खासियत है। देयर इज अ रिस्ट्रेन टुवर्ड्स वेल्थ which is also there and which will also affect the way people consume. इसलिए हमारा देश शायद अपने आप में एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ से जुड़ा हुआ देश है, और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ और मुखरित होंगी और आपके सामने आने वाले सालों में होंगी, और ये चैलेंजेस हम सब लोगों के लिए होंगे। परफेक्ट, थैंक यू प्रसून, थैंक्स फॉर स्पीकिंग टू अस। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं ब्रांड बाजार @network18online.com पर। हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़ BB पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय, सिर्फ CNBC आवाज़ पर।